हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो यह जो है आज हमारा जो है यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन है, जिसमें कि हम एसी मशीन के 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इस बार जो है पप्पू भी पास कर जाएगा। इस पर हम मेरे फेसबुक अकाउंट पर जब हम इस पेज को अपलोड किए थे इस वीडियो को, तो वहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा था कि पप्पू जो है वो कमज़ोर है क्या। तो हम ये जो पप्पू है वो ऐसा पप्पू है जो कि एग्ज़ाम के लिए अभी तक तैयारी किया नहीं है और सोच रहा है कि एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो उसको पास करने के लिए हम ये जो है एक छोटा सा मदद उसके लिए पहुँचा रहे हैं, इसलिए अब की बार जो है वो पप्पू पास कर जाएगा। तो पप्पू ये नहीं कि प्रॉपर कोई लड़का का नाम है, पप्पू वह है जो कि एग्ज़ाम का भी तैयारी नहीं किया है। तो उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हमको पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए यह सेशन है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर जो 2018 का हम कराए थे उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। हमारा जो इंडक्शन मोटर है वह वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज आर करेक्ट। कह रहा है कि इन चारों जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो सबसे पहला कह रहा है द केज रोटर इज मेड ऑफ कॉपर। तो केज रोटर कॉपर से तो बना होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एल्युमिनियम से भी बना हुआ होता है। तो इसलिए हमारा जो है यह जो क्वेश्चन है, यह जो ऑप्शन है यह कंप्लीट सही नहीं है, रॉन्ग है। दूसरा हमारा है द रोटर इज यूजुअली कनेक्टेड टू 3 फेज एसी सप्लाई। कह रहा है कि रोटर जो है वो 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो रोटर तो हमारा कभी भी कनेक्टेड नहीं होता है, हमारा स्टेटर कनेक्टेड होता है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी जो है वह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि द स्टेटर बाइंडिंग प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर बाइंडिंग जो होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो स्टेटर बाइंडिंग का जनरली यही काम ही होता है कि वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करे और वह सेटअप कर दे एयर गैप के बीच में। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द रोटर लेमिनेशन शुड बी प्रॉपरली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है कि रोटर का जो लेमिनेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होना चाहिए ईच अदर। तो रोटर का लेमिनेशन थोड़ा होता है। रोटर क्या है, रोटर तो इसमें रोटर में जो लेमिनेशन जनरली हम देखते हैं वह जो होता है कि रोटर मेड अप होता है लेमिनेटेड कोर से। रोटर जो बना हुआ होता है लेमिनेटेड कोर से बना हुआ होता है और उसका जो लेमिनेटेड कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है, ना कि रोटर लेमिनेटेड होता है। तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है वह भी जो है वो गलत है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि इन 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू इंड रिंग। कह रहा है कि रोटर कंडक्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है इंड रिंग से। पहला ऑप्शन तो हमारा ये है। दूसरा ऑप्शन है कि रोटर कंडक्टर इंड्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू स्लिप रिंग। कह रहा है कि रोटर कंडक्टर इंड जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है स्लिप रिंग। पहले कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज के केस में हम जो है वो केज रोटर का उपयोग करते हैं और उस केज रोटर में जो कंडक्टर होता है उसको हम शॉर्ट सर्किटेड करते हैं इंड रिंग के थ्रू, ना कि स्लिप रिंग के थ्रू। स्लिप रिंग में जो होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में जो है हम स्लिप रिंग से करते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि रोटर जो है रोटर कंडक्टर वह जो है इंड रिंग से जो होता है शॉर्ट सर्किटेड होता है केज स्क्वायरल केज रोटर के स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो गोल जैसा आपको दिख रहा है इस तरीके का, यही जो है हमारा इंड रिंग है और यह जो है वो कॉपर बार या एल्युमिनियम बार जिसका भी हम उपयोग करते हैं तो वो यहाँ पर यही जो हमारा है वो बार लगा हुआ होता है। तो यह भी पूछ सकता है कि 3 फेज इंडक्शन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो है इसमें हम रोटर पर बाइंडिंग करते हैं या बार प्लेस करते हैं। तो इसमें आप कहिएगा यहाँ पर हम बार प्लेस करते हैं और ये जो बार होता है वो एल्युमिनियम और कॉपर दोनों का होता है, जिसका मैंने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एल्युमिनियम या कॉपर का लगाते हैं। तो ठीक है, तो हमारा अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन ए इंडक्शन मोटर इफ़ द एयर गैप इज इंक्रीज। इंडक्शन मोटर के केस में अगर हम एयर गैप को इंक्रीज कर देते हैं तब क्या होगा। तब उस कंडीशन में हमारा जो होता है द स्पीड विल रिड्यूस। कह रहा है स्पीड रिड्यूस हो जाएगा, इफिशियंसी विल इम्प्रूव, इफिशियंसी उसका इम्प्रूव हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन कर रहा है इट्स पावर फैक्टर विल रिड्यूस, उसका पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि इट्स ब्रेक डाउन टॉर्क विल रिड्यूस, उसका ब्रेक डाउन टॉर्क जो है वह रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है कि उसका पावर फैक्टर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इट्स पावर फैक्टर विल बी रिड्यूस, उसका पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। तो इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है जिसको कि हम आगे नोट डाउन कर दिए हैं, वहाँ पर हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते थे इसलिए हम पहले से ही लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि द एयर गैप ऑफ इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, अगर एयर गैप इंडक्शन मोटर के एयर गैप को हम बढ़ा देते हैं तब क्या क्या कंडीशन आता है वो देख लीजिए। तो पहला कह रहा है कि द परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट रोटर स्टेटर विल डिक्रीज। जो परमेबिलिटी होता है मैग्नेटिक सर्किट का रोटर और स्टेटर में, वह जो होता है रोटर टू स्टेटर में जो होता है परमेबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट का वो घट जाता है। पहला तो यही हो जाता है एयर गैप बढ़ने के कारण। दूसरा होता है कि द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ मोटर 10 डिग्री, मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस जो होता है मोटर का वो बढ़ जाता, वह जो है घट जाता है। इंडक्टेंस जो है मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस जो होता है मोटर का वो घट जाता है। तीसरा कह रहा है कि द मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीज, जब इंडक्टेंस घट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका मैग्नेटिक करंट जो है वो बढ़ जाता है। 10 द पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर जो होता है वो पुअर हो जाता है। लोड के टाइम पर जो पावर फैक्टर है वो पुअर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस घट जाता है और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाता है उस कंडीशन में। कब, जब एयर गैप जो हमारा आता है इंडक्शन मोटर में वो बढ़ जाता है तब। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप विल डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो घट जाता है एंड लीकेज फ्लक्स विल इंक्रीज, और लीकेज फ्लक्स जो होता है वो बढ़ जाता है। दिस विल काउज अ रिडक्शन इन मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क, इससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क होता है उसमें जो है वो रिडक्शन आ जाता है, उसमें जो है वो कमी आ जाता है। तो यह जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन था। ये सब पॉइंट भी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कम आपको टाइम कम लगे इसलिए हम पहले से लिख लिए थे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यूड इन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कर रहा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में जो रोटर कंडक्टर होता है वह जो होता है वो स्क्यूड क्यों रखते हैं। तो उसका जनरली कारण जो होता है वो होता है कि रिडक्शन इन मैग्नेटिक हमिंग जो नॉइज होता है और लॉकिंग टेंडेंसी जो होता है रोटर का उससे कमी कर उसका उसमें रिडक्शन के लिए हम जो है वो रोटर कंडक्टर को जो है वह स्क्यूड कर देते हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ पर फिगर में पहले दिखा देते हैं। देखिए ये फिगर में जो था यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कंडक्टर यहाँ पर लगाया गया है वो कंडक्टर सीधा ना होकर थोड़ा सा तिरछा है। तो यह तिरछा इसीलिए होता है, अगर सीधा रहेगा तो यहाँ पर देखिए स्टेटर भी ऐसा है और रोटर भी, अगर दोनों में कंडक्टर जो अगर सीधा सीधे हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे से क्या होगा, लॉक हो जाएगा तो रोटर मूव ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा अस्क्यू बनाते हैं, मतलब एक सीधा रहेगा तो एक थोड़ा सा तिरछा रहता है, जिसके कारण कि लॉकिंग टेंडेंसी कम जाता है और इसका जो है कंडक्टर का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो कॉपर मटेरियल थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमारा जो है मोटर जो है वो सही तरीके से वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन को देख लेते हैं कि क्या कर रहा है अदर ऑप्शन। तो अदर ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटर बार के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। इकोनोमाइज ऑन द कॉपर टू बी यूज, वहाँ पर हमारा क्या होता है कॉपर मटेरियल और बढ़ जाता है। स्क्यू करेंगे तो उसका, तो अगर तिरछा करेंगे कोई भी चीज़ का तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ जाएगा तो वहाँ पर कॉपर मटेरियल बढ़ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। कह रहा इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक कहाँ हो तो ज़्यादा महंगा पड़ गया हमको। प्रोवाइड ईज ऑफ फैब्रिकेशन, ये भी नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर कह रहा है द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड इन एन इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू। कह रहा है रिलेटिव स्पीड स्टेटर और रोटर फील्ड का इंडक्शन मोटर में क्या होगा। तो यह जो हम इंडक्शन मोशन पढ़ा रहे थे उस लेक्चर में भी आपको बताए थे कि देखिए इसको इस तरह का, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो गेट पर भी पूछा जाता है। अदर एग्जाम लगभग एग्जाम में यह रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेटर ले लेते हैं। पूरा मोटर में 4 पार्ट होता है, एक स्टेटर होगा, एक स्टेटर फील्ड होगा या स्टेटर स्पीड होगा, फ्लक्स स्पीड, फिर एक रोटर स्पीड होगा और रोटर फ्लक्स स्पीड होगा और एक रोटर होगा। तो पहले तो स्टेटर जो है स्टेटर बॉडी कभी मूव नहीं करता है। स्टेटर बॉडी क्या है वह स्थित रहता है, तो उस कंडीशन में उसका स्पीड जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जो वहाँ पर फ्लक्स सेटअप होता है स्टेटर फ्लक्स, उसका स्पीड ns होता है और यही फ्लक्स जो है वह रोटर में जाके लिंकअप होता है तो उसका भी स्पीड जो होता है वो ns होता है। और रोटर का जो एक्चुअल स्पीड होता है वो nr या n होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको देख लेंगे। तो कह रहा है रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स। तो स्टेटर और रोटर फ्लक्स में क्या स्पीड है, तो स्टेटर फ्लक्स यह हुआ तो पहले लिखेंगे ns स्टेटर फ्लक्स
और रोटर फ्लक्स का भी वैल्यू कितना है NS, तो NS माइनस NS क्या होगा, 0 होगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से और भी अगर क्वेश्चन इसमें पूछेगा घुमा के भी तो आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। यह एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अगर आपको हम समझा देंगे अच्छे तरीके से, पहले भी हम बना लिए थे, ताकि लिखते हैं तो थोड़ा पढ़ाते टाइम तो राइटिंग थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए पहले लिख लेते हैं। तो क्या है, द फुल लोड स्लिप ऑफ 60 हर्ट्ज, कह रहा है फुल लोड स्लिप जो है वो 60 हर्ट्ज है। तो पहले यहाँ पर देखिए 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिख लिए हैं। फिर कह रहा है 12 पोल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो P बराबर 12 पोल लिख लिए हैं। और उसका स्लिप जो है वो 5% है, तो स्लिप 5% मतलब क्या 0.05 होगा। अब देखिए, तो कह रहा है इट्स फुल लोड स्पीड मतलब क्या है, इसका रोटर स्पीड निकालना है। तो अगर सबसे पहले इस तरह का न्यूमेरिकल रहे तो सबसे पहला काम आप यह करिए कि इसका जो है सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए, NS निकाल लीजिए। तो NS का हम फार्मूला पढ़े हैं कि NS बराबर होता है 120F/P। तो यहाँ पर 120F का वैल्यू हमारा 60 था, 60 रख देंगे, और P का वैल्यू हमारा जो था पोल था 12, तो 12 रख देंगे। तो यहाँ पर जब इसको आप कट करिएगा तो आपको 600 RPM आएगा। तो यह हमारा NS निकल गया। अब हमको निकालना क्या था, NR। तो NR का हमारा एक फार्मूला होता है NS 1 - S। ये इसको हम डिराइव करके भी आपको दिखाए थे। यह जो है स्लिप का जो फार्मूला होता है उससे यह निकला है, कहिएगा तभी नीचे हम ड्राइव कर देंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो NR = NS 1 - S होता है। तो यहाँ पर NS का वैल्यू 600 था 1, और S का वैल्यू हम निकाले हुए थे 0.05, तो वहाँ पर 0.05 रख देंगे। तो यहाँ पर 1 - 0.05 करेंगे तो 0.95 होगा, और जब यह मल्टीप्लाई होगा तो 570 RPM होगा। तो यह जो हमारा है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यह फार्मूला को हम डिराइव तो कर दिए थे, यहाँ पर आपको फिर से हम डिराइव कर देते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो S बराबर स्लिप होता है NS माइनस में NR अपॉन में NS होता है। यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा SNS अपॉन में NS माइनस में NR। तो यहाँ से हम इधर लेफ्ट साइड से, इधर राइट साइड है, इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से हो जाएगा ये NR, और यहाँ पर यह हो जाएगा NS, और इधर से यहाँ पर से इसको जब यहाँ लाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा SNS। यहाँ जब फिर हम NS कॉमन लेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर मैंने बच जाएगा 1 - S, और यही तो हम यहाँ पर फार्मूला का उपयोग किए। यह जो फार्मूला है यहाँ पर यही उपयोग किया गया है। तो इस तरह से इसका हम डेरिवेशन भी कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर एक न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है कि ये 4 पोल, पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो गिवन में पोल हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिख लिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर 50 हर्ट्ज लिख लेंगे। कह रहा है इंडक्शन मोटर रन एट स्पीड 1440 RPM। तो NR का वैल्यू 1440 RPM है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यह जो वैल्यू है वो NR का है या NS का है, तो इसके लिए पहले इसको आप छोड़ दीजिए। पहले P और F तो हमको दिया हुआ है, तो हम NS निकाल लेंगे। तो NS का वैल्यू जब आप निकालिएगा 120F/P फार्मूला से, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 1500। और आपको पता है कि रोटर स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो उससे हमेशा कम ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जब NS का वैल्यू 1500 आया है, तो इसका मतलब है कि 1440 जो है हमारा वो रोटर का स्पीड है। तो यह जो है NR का वैल्यू है। तो अब उसके बाद कर रहा था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट, रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब क्या पूछ रहा है, रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का हम फार्मूला पढ़े हैं FR = SF, लेकिन इसके लिए हमको स्लिप चाहिए। तो स्लिप तो हमारा अभी निकाला हुआ नहीं है, तो स्लिप यहाँ पर हम निकाल लेते हैं स्लिप के फार्मूला से। तो स्लिप का फार्मूला होता है NS - NR अपॉन में NS। तो यहाँ पर NS का वैल्यू जो है वो कितना आया मेरा 1500 RPM आया, और NR का वैल्यू 1440 RPM था। तो 1500 - 1440 अपॉन में 1500, तो यहाँ होता है 160 अपॉन में 1500। तो इसका वैल्यू जो आता है स्लिप का वो आता है 0.04। तो यहाँ पर फिर हम रोटर फ्रीक्वेंसी जो होता है FR = SF, यहाँ पर S का वैल्यू 0.04 रखेंगे और F का वैल्यू 50 रखेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 हर्ट्ज जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तो सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में आपको डिस्कस कर देंगे। अगर 10 मिनट का वीडियो होता है या 12 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप पूरा वीडियो का देखने पर आप ध्यान दीजिए कि पूरा वीडियो देखें, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। और इस बार तो पक्का पप्पू को पास करा देना है। हमारा देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर डैम्पर आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू, कह रहा है कि लार्ज सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसमें हम डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो उसका प्रयोग करने का सिंपली यही कारण होता है कि पहले तो उसका जो मोटर होता है जनरेटर, उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ जो उसमें हार्मोनिक्स इफेक्ट जो आता है, वो हार्मोनिक इफेक्ट जो होता है वो इलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A एंड B। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है
कि द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर में नंबर ऑफ पोल उसका कितना होता है। तो टर्बो अल्टरनेटर के केस में उसका नंबर ऑफ पोल जो होता है वो 2 होता है। टर्बो अल्टरनेटर में कितना होता है, तो उसका नंबर ऑफ पोल जो होता है वो 2 होता है। तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि यह जो होता है, यह जनरेटर डायरेक्टली जो होता है कपल्ड होता है स्टीम टरबाइन से। टर्बो अल्टरनेटर जो होता है वो डायरेक्टली कपल होता है कहाँ, स्टीम टरबाइन से। यहाँ लिख लीजिए डायरेक्टली कपल्ड विथ स्टीम टरबाइन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि इफ अ डिजायरेबल टू एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक्स वोल्टेज फ्रॉम द फेज वोल्टेज ऑफ इंडक्शन अल्टरनेटर द कॉइल शुड बी शॉर्ट पिचेज बाय एन इलेक्ट्रिकल एंगल ऑफ। इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो 36 डिग्री होता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है क्योंकि आपको यहाँ पर हमको फुल पिच, शॉर्ट पिच, सारा पिच के बारे में आपको बताना होगा। इसका जो एक फार्मूला हम खाली सिर्फ लिख देते हैं, उस फार्मूला पर ही ये जो आता है KP = होता है cos अल्फा बाई 2 इंटू में n। यहाँ पर n का जो है वो कितना हार्मोनिक्स, अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स है तो यहाँ पर n की जगह पर फिफ्थ रख देंगे, तो यहीं से हमारा जो है वो फार्मूला निकलता है। यहाँ पर से हम जो है वह इलेक्ट्रिकल एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एंड द नंबर ऑफ फील्ड ऑफ एन आर्मेचर टर्न आर डबल्ड देन द जनरेटेड वोल्टेज विल बी चेंज बाय द फैक्टर ऑफ। कह रहा है कि अगर सिंक्रोनस मोटर के जो डायमेंशन है उसको भी बढ़ा देते हैं और उसका जो फील्ड है और आर्मेचर टर्न जो है उसको भी अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारा जनरेटेड वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे EA = 4.44 F NE इंटू में 5P, यह एक फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी तो इसमें कहने रहा है कि हम चेंज कर रहे हैं, तो कह रहा है फ्रीक्वेंसी सेम है। उसके बाद कह रहा है कि NE का वैल्यू मतलब कि आर्मेचर टर्न का जो वैल्यू है उसको डबल कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2NE, और उसका जो फ्लक्स है उसका वैल्यू भी डबल कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फील्ड है, नंबर ऑफ फील्ड, उसको भी डबल कर लेते हैं, तो 2.5P कर लेंगे। अब देखिए इसको जब आप कंपेरिजन करेंगे तो आप पाइएगा कि यहाँ पर जो है 2 × 2 4 निकल रहा है, मतलब EA का जो वैल्यू होगा पहले EA का 4 गुना हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, कह रहा है द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन सिंक्रोनस मशीन डिपेंड ऑन। आर्मेचर इफेक्ट जो होता है सिंक्रोनस मशीन का वह डिपेंड करता है किस पर, तो वह डिपेंड करता है लोड करंट पर और पावर फैक्टर ऑफ लोड पर, दोनों पर डिपेंड करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। यहाँ पर कुछ और पॉइंट है जो जिसको हम लिख दिए, तो कह रहा है कि पहले हम जानेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या है, तो यह एक इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। मेन फील्ड फ्लक्स पर जो आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट होता है उसको हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इट रिड्यूसेस द जनरेटेड वोल्टेज बाय डिस्टॉर्टिंग द मेन फ्लक्स एंड इट काउज स्पार्किंग एट ब्रशेस। कह रहा है कि जब जनरेटेड वोल्टेज का वैल्यू रिड्यूस होता है तो उस कंडीशन में यह जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है मेन फ्लक्स पर, और इसी के कारण जो है वो ब्रश के पास स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। तो यह जो है ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह एक तो एक डिफिनीशन ही है जो हो सकता है शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ दे, तो वहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है अ लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर इम्प्लाइज दैट इट्स वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी। कह रहा है कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर जो होता है, अल्टरनेटर पर जो लोड होता है वह इम्प्लाइज करता है वोल्टेज रेगुलेशन कैसा। तो वह जो है पॉजिटिव भी वोल्टेज रेगुलेशन देता है, नेगेटिव भी देता है और जीरो भी देता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर D होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव किस किस कंडीशन में होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज पॉजिटिव के लिए लोड जो होना चाहिए वो रेजिस्टिव होना चाहिए, या यूनिटी पावर फैक्टर लोड होना चाहिए, या लैगिंग पावर फैक्टर लोड होना चाहिए। तो इन तीनों लोड के कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हो सकता है अगला बार आपका कोई क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से पूछ दे कि कौन सा ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो उसके लिए रेजिस्टिव लोड होना चाहिए, या यूनिटी पावर फैक्टर लोड होना चाहिए, या लैगिंग पावर फैक्टर लोड होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर हैज
थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के पास क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क और फिर करा है लो स्टार्टिंग करेंट। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमको एडिशनल मशीन को लगाकर इसको स्टार्ट करवाना होता है, इसीलिए इसमें जो होता है वो नॉन स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसमें होता नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो इंडक्शन मोटर का होता है। इंडक्शन मोटर का जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल बिल्ड, देखिए क्या है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर टॉर्क और लोड एंगल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड, लोड अगर बढ़ता है तब टॉर्क और लोड एंगल भी बढ़ता है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाइल स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी, स्टार्टिंग कर रहा है व्हाइल स्टार्टिंग अ सिंक्रोनस मोटर इट्स फील्ड वाइंडिंग शुड बी, उसका फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है, तो जब मोटर स्टार्ट होता है तो उसका फील्ड वाइंडिंग जो होता है वह होता है शॉर्ट सर्किटेड। सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय में उसका फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो शॉर्ट सर्किटेड होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कि इन शेडेड पोल मोटर शेडिंग कॉइल आर यूज्ड, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो उसका जनरली मकसद हमारा होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम शेडिंग कॉइल का उपयोग करते हैं शेडिंग पोल मोटर में। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें बाइंडिंग के लॉसेस, रिड्यूस बाइंडिंग लॉस, रिड्यूस फ्रिक्शन लॉस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पार्किंग, ये सब की कोई मतलब का नहीं है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। और कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड। कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में अगर हमको मोटर का जो है वो रोटेशन के डायरेक्शन को अगर हमको चेंज करना है तो उस कंडीशन में हम बाय इंटरचेंजिंग टर्मिनल ऑफ, कौन से टर्मिनल को इंटरचेंज करके हम उसका रोटेशन जो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का चेंज कर सकते हैं। तो वह जो होता है वो स्टार्टिंग बाइंडिंग के टर्मिनल को अगर हम चेंज कर दें तो हमारा जो है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। यही स्टार्टिंग बाइंडिंग को हम एक्जुलरी बाइंडिंग भी कहते हैं, एक्जुलरी बाइंडिंग। तो इस बात को भी आप अगर कहीं पर स्टार्टिंग बाइंडिंग ना लिखकर अगर एक्जुलरी बाइंडिंग ऑप्शन में दे दे यह भी हमारा सही है। और हम चलते हैं इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कर रहा है कि इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कह रहा है कि रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर के और परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अगर कंपेरिजन करते हैं तो दोनों में क्या जो है वो बेस्ट पॉइंट है। तो कह रहा है कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव होता है कौन, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर जो होता है वो मोर एक्सपेंसिव होता है, बेटर पावर फैक्टर होता है उसी का, हैज बेटर स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।